हेलो एस्पिरेंट्स। मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका पीसीएस क्लासेस पर। आज हम इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम कंसेप्ट समझेंगे। जो डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन क्या होता है, इस कंसेप्ट के साथ हम आगे आज पढ़ेंगे कि कैसे करेंसी का डिवैल्यूएशन किया जाता है, कैसे करेंसी का रीवैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको मैं दो कंसेप्ट्स और करवाऊंगा जिसका कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन और दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन। हिंदी में साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या इनका मीनिंग होता है, कैसे करते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवैल्यूएशन है उसको समझते हैं। ठीक है, डिवैल्यूएशन को समझते हैं। डिवैल्यूएशन को सबसे पहले हम बता दें कि हिंदी में कहते हैं अवमूल्यन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अवमूल्यन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि हम हमारी करेंसी की जो ना वैल्यू घटा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी। मतलब सपोज करो कि डॉलर के मुकाबले अब हमारा डॉलर मान लो 80 रुपए का, 80 रुपए देकर हमको $1 मिलता है। ठीक है, $1 मिलता है और हम हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम हमारी करेंसी का जानबूझ के रेट गिरा रहे हैं और 90 रुपए में $1 मिलेगा। 90 रुपए में $1 मिलेगा, इसी को डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, ये पूर्णतः आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब उन्हें लगता है कि उनके जो फॉरेक्स है उनमें कमी आ रही है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसीज हैं उसमें कमी आ रही है, उसमें सप्लाई पूरी नहीं पड़ रही है। तो उस समय ये डिवैल्यूएशन का कंसेप्ट अपनाया जाता है जिसको आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी है, जैसे करेंसी के डिवैल्यूएशन में उसकी जो वैल्यू है वो घटनी शुरू हो जाती है और डिवैल्यूएशन में पैसे की जो कीमत होती है उसमें गिरावट आती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा है कंसेप्ट है वो है रीवैल्यूएशन का। ठीक है, रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन में क्या किया जाता है कि हम हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर करेंसी। डिवैल्यूएशन में हम क्या कर रहे थे? हम डिक्रीज कर रहे थे वैल्यू को। रिवैल्यूएशन में हम करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आरबीआई करेगा इसको भी। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन दोनों ही आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। इसके अंदर जो सप्लाई है डॉलर्स की या अदर करेंसीज की वो पूरी तरह सफिशिएंट होती है। ठीक है, जितनी डिमांड है, जितनी डिमांड है उतनी होती है और बल्कि उससे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल होती है, उस समय हम ये रिवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, और रिवैल्यूएशन के अंदर हम करेंसीज की वैल्यूज को बढ़ाते हैं, पैसे की वैल्यू को बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो $1 का 80 रुपए में मान लो $1 मिल रहा था, 80 रुपए में हमें $1 मिल रहा था, उसकी जगह अब हमें 70 रुपए दे के $1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम हमारी करेंसी की जो वैल्यू है उसको प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है डेप्रिसिएशन। अब इसके अलावा एक चीज रह गई, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को कहते हैं पूर्ण मूल्यांकन। पूर्ण मूल्यांकन। ठीक है, ये हिंदी में है, बाकी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, पूर्ण मूल्यांकन हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर आरबीआई का डायरेक्ट रोल नहीं होता। आरबीआई का डायरेक्ट रोल नहीं होगा। यहाँ मार्केट फोर्सेस काम करती है। मार्केट्स, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते समय जो मार्केट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन किया जाता है। ठीक है, दोनों ही कंसेप्ट मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग होंगे। मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। और इसके भी अंदर भी डेप्रिसिएशन में भी वर्ड हम डिक्रीज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी वैल्यू की करेंसी डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, करेंसी वीक हो जाती है। इसमें डेप्रिसिएशन में भी करेंसी वीक होती है, हमारी करेंसी कमजोर हो रही है क्योंकि हम जानबूझ के वैल्यू कम करते हैं डिवैल्यूएशन में और बढ़ाते हैं रिवैल्यूएशन में। लेकिन जब डेप्रिसिएशन की बात आती है
तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी डॉलर मजबूत हो रहा है और पैसा है वो कमजोर हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। वहीं पे डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो ये फॉरेन करेंसीज की जो सप्लाई जब कम हो जाती है उसकी डिमांड से, तब ऐसा डेप्रिसिएशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम पैसे की वैल्यू को गिरा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, और डेप्रिसिएशन को बोलते क्या है, डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, डेप्रिसिएशन को हमें हमारे द्वारा हिंदी में क्या बोला जाता है, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। नेक्स्ट एप्रिसिएशन की बात करते हैं। एप्रिसिएशन में क्या था, एप्रिसिएशन को भी मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है, मूल्यांकन, यहाँ पे हम वैल्यू फिर से बढ़ाते हैं, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, पैसे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं एज रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी, और वो भी मार्केट फोर्सेस की वजह से। यहाँ पे हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होती है, ना कि वीक पड़ती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में जो फॉरेन करेंसीज की डिमांड है वो कम हो जाती है और सप्लाई हमारे पास ज्यादा होती है। ठीक है, तो करेंसी अप्रिसिएशन में हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के। देखो यहाँ पे मैं आपको दो कंसेप्ट दोनों एक साथ सिखा रहा हूँ, डिवैल्यूएशन भी और डेप्रिसिएशन। सिर्फ डिफरेंस इसमें इतना है, डिवैल्यूएशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और गवर्नमेंट की मर्जी से किया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट की मर्जी से किया जाता है। लेकिन डेप्रिसिएशन मार्केट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट में डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इंपोर्ट हमारा कैसे जा रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कैसे जा रहा है, उसके बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन करते हैं। इसे कभी कभी किया जाता है, ऐसा नहीं हमेशा कर सकते हैं। ठीक है, अब तक सिर्फ 3 बार किया है इंडिया में, ओनली 3 टाइम्स, 1949, 1978 और आगे चल के 1991 में किया गया था। इस सिर्फ 3 बार किया गया है, लेकिन डेप्रिसिएशन डेली हो सकता है, डेली प्रोसेस है ये। तो इसको भी आगे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कब कब किया, क्या क्या इफेक्ट थे, क्यों किया गया। तो इस कंसेप्ट को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, आधा अधूरा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा इस वीडियो में, कंप्लीट पूरा कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इफेक्ट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इफेक्ट क्या आता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट बढ़ता है डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन से। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है, सपोज कीजिए, एक मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि $1 की कीमत एक समय पे 50 रुपए है। ठीक है, अब कोई अमेरिकन आता है, इंडिया में देखता है कि वो $1 में 50 रुपए का सामान खरीद पा रहा है। अब वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया जाता है या डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है और 70 रुपए पे लिया ले आते हैं। हमने जानबूझ के वैल्यू को कम कर दिया, या मार्केट फोर्सेस की वजह से वैल्यू जो है वो कम हो गई है। अब $1 के लिए हमें 70 रुपए मिल रहे हैं। तो अब वही अमेरिकन भारत में आएगा, व्यापार करने की कोशिश करेगा, सामान खरीदेगा, तो उसने जो सामान लिया था वो 50 रुपए का ही था, और उसने देखा कि 50 रुपए के सामान लेने के बाद, 50 रुपए का सामान लेने के बाद उसके पास 20 रुपए अभी भी एडिशनल बच गए, 20 रुपए अभी भी उसके पास बचे होंगे। तो उसको क्या लगेगा कि भारत एक सस्ता देश है, और इसी वजह से जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा ऑर्डर्स देगा, ज्यादा सामान खरीदेगा भारत से। ठीक है, इसी हिसाब से इंपोर्ट का जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट के लिए भी तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। पहले मान लो हमें $10 की कोई चीज लेनी थी विदेश से, तो हम सिर्फ 500 रुपए दे रहे थे, लेकिन अब वही $10 की चीज लेने के लिए हमें 700 रुपए देने पड़े। तो हमारा जो इंपोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है इससे। ठीक है, महंगाई बढ़ती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, लेकिन शॉर्ट रन में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होगी कि जो भारत से बाहर के लोग बैठे हैं विदेश में जो है, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इंडिया एक सस्ता देश लगेगा उनको। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती, थोड़े टाइम तक के लिए चलती है, और करेंसी इसके बाद हो जाती है वीक। हमारी करेंसी इसमें दोनों केसेस में करेंसी हमारी वीक हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, इनके कंसेप्ट समझते हैं।
इनके जस्ट डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा, ठीक है, हम इंपोर्ट बढ़ाएंगे क्योंकि हमें बाहर की चीजें अब सस्ती लगेंगी, हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज करेगा, इंपोर्ट इंक्रीज करेगा लेकिन एक्सपोर्ट हमारा डिक्रीज करेगा। हम आयात तो ज्यादा करेंगे लेकिन निर्यात कम करेंगे। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर और जो हमारा आयात करने का जो खर्चा है वो कम हो रहा है, इन्फ्लेशन भी कम होगा, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी। अब जो विदेशी कंपनियां होंगी उन्हें लगेगा कि भारत अब एक महंगा देश है, तो वो हमारा अपनी इन्वेस्टमेंट कम करेंगी, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगी भारत में। भारत में जो फॉरेक्स है इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो कम आएगा, लेकिन वो भी शॉर्ट रन के लिए होगा, हमेशा के लिए ऐसी प्रोसेस, हमेशा के लिए ऐसा नहीं बनेगा। और इसके अंदर करेंसी स्ट्रांग हो जाती, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का कोई एग्जांपल अभी तक इंडिया में सेट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लगातार हमारी जो करेंसी है उसको डिवैल्यूएट ही करते जा रहे हैं, 3 बार अब तक कर चुके हैं। तो उसी कंसेप्ट में डिवैल्यूएशन इन इंडिया की भारत में अवमूल्यन किया गया, वो कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। पहला 1949 में, दूसरा 1966 में, और तीसरा 1991 में। अब ये क्यों? 1949 में जब हमने डिवैल्यूएशन किया, क्यों किया? क्योंकि हमें जस्ट अभी आजादी मिली थी, वी जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस। हमारी स्थिति जो थी भारत की इतनी मजबूत नहीं थी, हमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए था, ठीक है, हमें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट चाहिए था, एफडीआई चाहिए थी। इसी वजह से हमने उस समय हमारी करेंसीज को की वैल्यू को डिवैल्यूएट किया। नेक्स्ट 1966 में किया गया दोबारा। 1966 में जो वॉर्स थी, हमने 1962 और 65 में लगातार 5 साल के अंदर अंदर 2 वॉर्स लड़ी, जिसकी वजह से भारत की स्थिति फिर कमजोर हो गई थी और हमें फिर से पैसा चाहिए। इसी वजह से हमने फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की मांग की। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए हमने फिर से डिवैल्यूएशन किया, पैसे का अवमूल्यन किया और करेंसी की वैल्यू हमारी और भी गिरा दी, जिससे विदेशियों को लगे कि हम भारत से एक सस्ता देश है, यहां आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फायदा मिले। वहीं पे तीसरी बार आती है 1991 में। 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, ठीक है, भारत का फॉरेक्स लगभग खत्म हो जाता है। उसी समय जो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके द्वारा एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बातें की गई और उनको आगे चल के अपनाया गया। और इस समय ज्यादा जरूरी था कि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आए, ताकि इंडिया के जो खजाने में फॉरेक्स की बढ़ोतरी हो और ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडिया में आए फॉरेन का, जिससे ट्रेड बैलेंस किया जा सके और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर किया जा सके। और यही 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी एक कंट्री डिवैल्यूएशन के लिए जाती है, वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए ही जाती है, ठीक है। तो ये था डिवैल्यूएशन इन इंडिया, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे, वो सब मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर नाउ।